राजापुर नाम के गांव में मनोज अपनी पत्नी रेखा और एक बेटा सोमेश के साथ रहता था। मनोज के घर के हालात बहुत ही खराब थे। मनोज और रेखा दोनों खेतों में मजदूरी करते थे। गांव में हर किसी की शुरुआत भजन से होती और रात भी भजन से ही होता। मनोज बहुत ही सुंदर भजन गाता था। वो सिर्फ भजन ही नहीं, कई प्रकार के गाने भी गाता था। वो अलग अलग प्रकार के गाने भी बनाता था और दिन भर मजदूरी करते करते गाना गाता रहता था, जिससे उसका दिन बहुत अच्छा गुजरता। वो गरीब थे लेकिन मन से बहुत ही प्रसन्न थे। एक दिन रामू, जो मनोज के साथ खेतों में काम कर रहा था, वो मनोज से, अरे मनोज भाई, आज आप कोई अच्छा सा भजन या कोई गीत सुना दो, आज बड़ा उदास लग रहा है। अरे रामू भाई, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन न जाने आज क्यों थोड़ा सा उदास लग रहा है। एक बार तुम्हारा गाना सुन लूं तो मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी। गांव में जब भी कोई उदास हो तो मनोज उन्हें गाना सुनाकर प्रसन्न कर देता, जिससे उनका दिल खुश हो जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रामू का भतीजा सुभाष गांव में आता है और वो मनोज को गाना गाते सुन लेता है। सुभाष ने अभी अभी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। सुभाष बहुत ही ज्यादा होशियार लड़का था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना उसे अच्छे से आता था। एक दिन वो मनोज को गाना गाते सुन लेता है कि तभी वो मन ही मन, अरे ये मामा जी तो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ इस बात से कि कोई इतना सुंदर गाना भला कैसे गा सकता है, वो भी बिना किसी से सीखे। अगर मैं ये इनका बनाया गाना YouTube पर अपलोड कर दूं और इसमें कुछ इनोवेटिव ऐड कर दूं, तो अगर ये गाना चल पड़ा तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। अब शाम के समय सुभाष मनोज के पास आकर, अरे मामा जी, मैं चाहता था कि अगर मैं आपका गाना रिकॉर्ड करके YouTube पर अपलोड कर दूं तो, हाँ, अगर आपको कोई एतराज नहीं होगा तो। मामा जी, अगर आपका गाना YouTube पर डाला और वो पूरी दुनिया में अगर फेमस हो गया तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। क्या पैसे मिलेंगे मुझे? और किस बात से बेटा? बेटा, हम तो रहे अनपढ़ लोग, हमें कुछ समझ में नहीं आता। अब तुम ही कुछ बता दो। हाँ हाँ चाचा जी, सब कुछ बताता हूँ। देखिए, अगर मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड करूँ और उसे इंटरनेट के जरिए फेसबुक या यूट्यूब पर डाल दूँ तो उसे बहुत सारे लोग देखेंगे। अगर वो गाना फेमस हो गया तो आपको ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। अच्छा, तो ये बात है। इतना ही नहीं मामा जी, अगर वो फेमस हो गया तो आपको खेतों में मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं, आप बेटों को अच्छे से पढ़ा पाओगे। सुभाष की बातें सुनकर मनोज ने हाँ कर दिया और उस दिन से जब भी मनोज गाना गाता तो सुभाष उसकी अलग अलग वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करता और फिर उसे एडिट कर YouTube, फेसबुक पर अपलोड करने लगा। सुभाष ने बहुत ही कम समय में मनोज के कई सारे वीडियोस बना लिए और शहर चला गया। मनोज का गाना इतना ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला था कि हर कोई उसे पसंद करने लगा। उसकी शब्द रचनाएं इतनी अच्छी थी कि गांव के लोगों की तरह पूरे शहर में वो फेमस हो चुका है। बहुत ही कम समय में सुभाष ने कई सारा पैसा कमाया, लेकिन पैसे ने उसे अंधा कर दिया। अब वो शहर जाकर मनोज से जो कहा वो सब भूल चुका था। सुभाष मन ही मन, अरे वाह, क्या दिमाग लगाया है मैंने। आज मेरे पास इतने सारे पैसे हैं कि मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। अब मुझे ऐसे ही गांव-गांव जाकर मनोज जैसे लोग ढूंढने होंगे, ताकि आवाज उनकी, तस्वीर उनकी, बैकग्राउंड सब कुछ उनका। मेरा सिर्फ दिमाग इस्तेमाल कर मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ। सुभाष का मन पूरी तरह से लालच से भर चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि किसी की बद्दुआ क्या होती है, लालच का फल क्या होता है। वो अपनी मस्ती में धुत था। यहाँ मनोज सुभाष की राह देख देख कर थक चुका था। मनोज की पत्नी रेखा कुछ दिनों से बीमार थी, तो एक दिन मनोज रामू से, अरे रामू, तेरा भतीजा मुझसे कहकर गया था कि जब वो वापस आएगा तो मुझे कुछ पैसे देगा, लेकिन वो अभी तक वापस ही नहीं आया। अरे मनोज, पता नहीं, जब से वो शहर वापस गया है उसने किसी से बात भी नहीं की। मुझे तो जैसे वो भूल ही चुका है। भाई, तुम तो जानते हो रेखा की आजकल तबीयत कितनी खराब है। उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर तुम सुभाष से बात करके देखो तो। हाँ जरूर, मैं आज शाम को ही सुभाष को फोन करके देखता हूँ। अब रामू शाम के समय सुभाष को कॉल करता है और उसे मनोज के बारे में बताता है। तो सुभाष मन ही मन, अरे ये मामा जी भी ना,
अरे बेटे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था। क्या? कौन मामा जी? आप किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे बेटा, वही मनोज जो हमारे गांव में रहता है और उसके गाने तुमने रिकॉर्ड किए थे। अच्छा वो। अरे क्या बताओ मामा जी, मनोज मामा जी का एक भी वीडियो नहीं चल पाया, तो उनको पैसे कहाँ से दूं मैं? मनोज की पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे मामा जी, मैंने किसी का ठेका थोड़ी लेकर रखा है। आप उन्हें बता दीजिए कि मैं उन्हें कुछ पैसे नहीं दे सकता। रामू बड़े ही दुख के साथ मनोज को ये बात बताता है, लेकिन उसी दौरान गांव का एक लड़का जो शहर में पढ़ने गया था, वो भागते हुए मनोज से मिलने आता है और मनोज से, चाचा जी, क्या कमाल का गाना गाया है आपने। मैं तो बता ही नहीं सकता, कितने फेमस हो चुके हैं आप। लड़के की बात सुनकर रामू और मनोज दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। उन्हें समझ में आ चुका था कि सुभाष उन सबसे झूठ बोल रहा है। अब गांव के सभी बड़े बुजुर्ग लोग बैठकर टीवी न्यूज वालों को अपने गांव में बुलाने का सोचते हैं। अब टीवी न्यूज वाले लोग बड़े ही खूबी के साथ सुभाष का असली चेहरा सबके सामने लाते हैं। न्यूज पर अपने आप को देखकर सुभाष भागते हुए मनोज के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और अपने कमाए पैसों में से कुछ पैसे मनोज को दे देता है। और इतना ही नहीं, हर महीने 50,000 रुपए देने का वादा करता है। एक गांव में नरेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रीमा और उसके 3 बच्चे रिंकी, रोहन और रिद्धिमा के साथ रहता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे। नरेश खेती किया करता था और रीमा खेत की सब्जियां लेकर घर घर जाकर बेचा करती थी। उनके घर के पड़ोस में मालिनी नाम की औरत रहा करती थी, जो अमीर तो थी लेकिन बड़ी ही लालची थी। नरेश मालिनी के खेत में ही काम किया करता था और उसके जानवरों का ध्यान भी रखा करता था, पर मालिनी नरेश को पर्याप्त पैसे नहीं दिया करती थी और नरेश भी ठहरा एक सीधा साधा आदमी। वो कभी भी मालिनी से ज्यादा पैसे की मांग नहीं किया करता था। मालिनी के पास बहुत सारी खेती थी और उनके पास कई तरह तरह के जानवर थे, जैसे मुर्गियाँ, बैल, गाय और बकरी। काफी सालों से ऐसा ही चल रहा था। नरेश हमेशा से उनका वफादार आदमी था। उसने कभी भी मालिनी को धोखा देने का नहीं सोचा, ना ही कहीं और काम करने का सोचा। रिक्की, रोहन और रिद्धिमा भी कभी कभी अपने मम्मी पापा का काम में हाथ बटा दिया करते थे। एक दिन जब सारे जानवरों को नरेश सैर के लिए लेकर जाने वाला था, तो नरेश ने देखा कि मालिनी की एक बकरी दर्द से कांप रही है। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। वो तुरंत ही अपनी मालिनी मैडम के पास पहुंच जाता है और मालिनी से, मैम साहब, आपकी वो जो बकरी है ना लाडो, उसकी 2 दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप कहे तो मैं उसे डॉक्टर को दिखा कर लाऊं? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लाडो अब पूरी हो चुकी है। वैसे भी अब वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। उस पर फालतू में पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मैम साहब, जैसा आप कहे। घर आकर नरेश अपने घर वालों को जो कुछ भी आज मासूम लाडो के साथ हुआ, वो सारी बात बताता है। उस पर रिद्धिमा कहती है, पिताजी, आप उसे मरने नहीं दोगे ना? बेटा, अब वो सब तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना। मैम साहब जैसी कहेगी हमें वैसा ही करना होगा। रिद्धिमा अपने पिताजी की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब सारे खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रिद्धिमा भी अपने पापा के साथ काम के लिए जाती है, पर वो जाकर देखती है कि लाडो वहाँ है ही नहीं। पिताजी मेरे साथ को पूछिए ना, लाडो कहाँ है? जाने दो रिद्धिमा, वो वैसे भी अब कुछ काम की नहीं थी। रिद्धिमा के जोर देने पर नरेश जाकर मालिनी से पूछता है, मेम साहब, मेरी बेटी रिद्धिमा को लाडो से मिलना था, पर हमने उसे हर जगह पे ढूंढा, हमें वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। हाँ नरेश, क्योंकि मैंने तो उसे कसाई के पास भेज दिया है। वैसे भी अब वो ना दूध दे पा रही थी, ना ही बच्चे पैदा कर सकती थी। उसे रखने का कोई लाभ ही नहीं था। कम से कम उसे बेचकर मुझे थोड़ी रकम तो मिल गई। ओह, अच्छा ठीक है मेम साहब। नरेश मालिनी की बात सुनकर रिद्धिमा के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। फिर दोनों खेत का काम पूरा करते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आकर रिद्धिमा रोहन से, भैया तुमने सुना ना, लाडो को वो बुढ़िया ने बाजार में बेच दिया। भैया कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? पता नहीं लाडो को आज किसी ने खाना दिया भी होगा या नहीं।
रिद्धिमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम कल बाजार जाकर लाड़ो को ढूंढ कर घर ले आएंगे। अगले ही दिन रोहन और रिद्धिमा बाजार पहुंच जाते हैं, जहां मालिनी ने लाड़ो को बेचा था, पर उन्हें लाड़ो कहीं नहीं मिलती। पूरा दिन बीत जाता है। रिद्धिमा और रोहन लाड़ो की खोज में यहाँ वहाँ घूमते हैं, लेकिन उन्हें लाड़ो कहीं नहीं नजर आती। दोनों निराश होकर घर जा ही रहे थे, अचानक से उन्हें घर जाने के रास्ते में लाड़ो एक कूड़े के ढेर के पास दिखाई देती है। लाड़ो को देखकर रिद्धिमा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो भागकर लाड़ो को गले लगा लेती है। रिद्धिमा और रोहन उसे उठाकर घर लेकर जाते हैं और उसे पेट भर कर चारा खिलाते हैं। घर ले जाने के बाद रिद्धिमा उसकी मरहम पट्टी करती है और फिर सब चैन से सो जाते हैं। सब सोने के बाद लाड़ो रिद्धिमा के पास जाकर रिद्धिमा से, रिद्धिमा, मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ, मैं एक जादुई बकरी हूँ। तुमने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की है, इसीलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी और वो 3 इच्छाएं 3 दिन में पूरी हो जाएंगी। रिद्धिमा को लगता है कि वो शायद कोई सपना देख रही है। हे भगवान, मुझे नींद से जगा दो, मैं ये क्या सपना देख रही हूँ? रिद्धिमा, ये कोई सपना नहीं है, ये सब हकीकत में हो रहा है। जल्दी बताओ, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। ये सुनकर लाड़ो वहाँ से गायब हो जाती है और रिद्धिमा भी गहरी नींद में चली जाती है। अगली सुबह जब रिद्धिमा उठती है तो उसे लगता है कि कल रात उसने एक सपना देखा जिसमें लाड़ो उससे बात कर रही थी। वो उठते ही लाड़ो के पास जाकर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। लाड़ो एक सोने के सिक्के से भरे हुए मटके के पास बैठी हुई थी। ये सब देख रिद्धिमा खुशी से चिल्लाने लगती है और रात में हुई घटना के बारे में सबको बताती है। फिर सब लाड़ो को घूर घूर कर देखने लगते हैं, पर वो तो एक घायल बकरी थी। दूर दूर तक उसमें जादुई बकरी जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा दिन बीत जाता है। अब रात के समय सारे खाना खाकर सो जाते हैं। जब सभी गहरी नींद में थे तो लाड़ो रिद्धिमा को फिर से जगाती है और उसकी दूसरी ख्वाहिश पूछती है। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि हम एक आलीशान महल में रहे। अगले दिन जब सब उठते हैं तब अपने आप को एक महल में पाकर चौंक जाते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एक बकरी इतना कुछ कर सकती है। तुम ये अपना रूप सबके सामने धारण क्यों नहीं करती? रिद्धिमा, असल में मैं एक परी हूँ। एक बार एक ऋषि परीलोक में आए थे और मैंने उनका अपमान किया था। तभी उन ऋषिवर ने मुझे एक श्राप दिया था और मैं बकरी बनकर धरती पर आ गई। और जब तक मैं किसी नेक दिल परिवार की मदद नहीं करती तब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती हूँ। तुम्हारे पिताजी ने और तुमने हमेशा बिना किसी स्वार्थ के मेरा ख्याल रखा है, इसलिए तुम तुम्हारी आखिरी इच्छा मुझे बताओ और मुझे इस श्राप से मुक्त होने में मदद करो। अच्छा, चलो अब जल्दी बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? लेकिन हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने पहले से ही हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। अब भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। तुमने भी तो मेरी जान बचाई है। अगर उस दिन तुम दोनों समय पर नहीं आते तो मैं वही जख्मी हालत में घुट घुट कर मर जाती और फिर अगला जन्म भी मुझे बकरी का ही मिला होता। मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाती। मैं तुम्हारी बहुत बहुत आभारी हूँ। चलो जल्दी से सुबह होने से पहले मुझे अपनी आखिरी इच्छा बताओ ताकि अगली रात में अपने श्राप से मुक्त हो सकूं। बस मुझे और एक दिन ही बकरी के रूप में अपना जीवन बिताना होगा। कृपया जल्द मुझे अपनी इच्छा बताओ। हमारी अपनी खेती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास भी अपनी खेती हो। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें खेतों के साथ साथ गाय, भैंस और बकरियां भी मिल जाती है। नरेश और रीमा के जीवन में ये जादुई बकरी ने खुशियां ही खुशियां भर दी थी। अब ये खबर भी हर जगह फैल गई थी कि अचानक से ये परिवार एक जादुई बकरी के आने से अमीर हो गया है। जैसे ही मालिनी को यह खबर मिलती है वो आश्चर्यचकित हो जाती है और नरेश से जबरदस्ती लाड़ो को छीनकर अपने घर लेकर जाती है। जैसे ही रात होती है वो लाड़ो के पास जाती है और उससे, हे जादुई बकरी, तुम मुझे नरेश और रीमा से भी बहुत ज्यादा अमीर बना दो और फिर से नरेश और रीमा को मेरे घर के नौकर बना दो। तभी लाडो अपने श्राप से मुक्त हो जाती है और एक सुंदर सी परी के रूप में आ जाती है और वो मालिनी से,
अरे मूर्ख, तुमने अपने लिए कुछ मांगा होता तो मैं तुम्हें जरूर अमीर बना देती, लेकिन तुम तो दूसरों का बुरा सोचकर सिर्फ खुद को अमीर बनाना चाहती हो। जाओ, मैं तुम्हें अब इस गांव की सबसे गरीब औरत बना दूंगी और तुम्हें जिंदगी भर दूसरों के घर के काम करने पड़ेंगे। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। जैसे ही परी गायब होती है, मालिनी के लालच की वजह से उसका पूरा घर जलकर राख हो जाता है। ये बात अगली सुबह ही सारे गांव में फैल जाती है। लोग अब मालिनी पर हंसने लगे थे। अपने लालच के कारण मालिनी को अब घर घर जाकर काम करने की नौबत आ चुकी थी। उसके लालच ने ही उसे डुबाया था। तो कहते हैं ना दोस्तों, अन भला तो सब भला। लालच हमारा हमेशा ही नुकसान करता है, इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहना चाहिए।